एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाइए। और क्लास 9 के बच्चों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एक साल पूरा 2026 है, तो इस नए साल, आने वाले साल में 2026 में एक रेजोल्यूशन लीजिए, अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 3 से 4 घंटे हम बैठ के प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो उसमें एसएसटी को भी अपना एक स्टडी का पार्ट बनाइए। तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी जरूरी होती है बेटा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो इसी क्रम में हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम सबसे पहले इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे कि ये फ्रांस यूरोपियन कंट्री है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसका ये वेस्टर्न पार्ट है और इसकी कैपिटल जो है पेरिस है। ठीक है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज के नाम मैंने लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि आने वाले चैप्टर में हमको इटली और जर्मनी भी पढ़ना है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इटली कहाँ है, किसका पड़ोसी है, जर्मनी कहाँ है, पुर्तगाल कहाँ है, बेल्जियम कहाँ, ये सब क्रम से आपके इसी सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने ये फिगर बनाया है और आपके सामने इन नेबरिंग कंट्रीज का नाम मैंने लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी जो एक क्वेश्चन हमारे लिए वो ये है कि मोनार्की क्या होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है डिक्टेटरशिप क्या होता है। तीसरे नंबर पे आता है डेमोक्रेसी। ये मैंने तीनों को यहां पर राइट कर दिया बेटा, इसीलिए ताकि आप पहले ही चैप्टर शुरू करने से पहले ही इस चीज को आप अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो मोनार्की जो होता है वो राजतंत्र होता है जिसमें राजा या रानी शासन कर रहे होते हैं और ये हायरार्की होता है, मतलब राजा और उनके बेटे या बेटियां जो होते हैं उसी क्रम में वो शासक बनते चले जाते हैं। ये तो हो गई मोनार्की। डिक्टेटरशिप कोई भी व्यक्ति जो जबरदस्ती पावरफुल पर्सन जो होता है पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेता है वो तानाशाह कहलाता है। डिक्टेटरशिप तानाशाही कहलाती है। ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस तरह के शासन, तीन तरह के शासन पूरे कंट्रीज में दिखाई देते हैं। तो तानाशाही हो गया। तीसरे नंबर पे आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी, हम ऐसा नहीं कह सकते डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर इन तीनों से हम कंपैरिजन करें तो डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आइडियल कंडीशन ये प्रोवाइड करता है जिसमें सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि इन तीनों में सबसे बेटर है। तो हम इसी मोनार्की और इसी डिक्टेटरशिप से लड़कर हम डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करेंगे और इस चैप्टर में इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करते हैं पेरिस की, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। 14 जुलाई 1789 की बात है। उस दिन सुबह सुबह लोगों को ये र्यूमर मिलता है कि जो वहां का किंग होता है लुइस 16, उसने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दे दिया है कि ओपन फायर का। तो इससे जनता बहुत घबरा जाती है। सारे लोग लगभग 7000 मेन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने आप को, हाउ टू प्रोटेक्ट, अपने आप को कैसे बचाएं और अपने बच्चों को कैसे बचाएं, मतलब राजा की ट्रूप से। तो उन्होंने पीपल्स मिलिशिया एक ग्रुप बनाया जो क्या करेगा, उन सैनिकों से अपनी रक्षा करेगा। इसके लिए फिर क्या चाहिए, अब दूसरा उनको एक अरेंजमेंट करना था कि उनको गन भी चाहिए थी, आर्म्स चाहिए थे। अब ऐसे खाली हाथ तो निहत्थे तो लड़ ना पाते राजा के सैनिकों से। तो उन्होंने जो भी बिल्डिंग उनको दिखी उसको तोड़ फोड़ किया, गन वेपन्स तलाशने लगे। तो इसी क्रम में वो अटैक करते हैं कहां, फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टिल पे। वहां अटैक करने पे क्या होता है कि वो उस समय का जो फोर्ट होता है वो राजा का एक सिंबल के रूप में था। तो उस वहां पर एक झड़प में क्या होता है, वहां का कमांडर मारा जाता है और कमांडर जब मारा जाता है तो फिर ये जो भीड़ होती है वो पूरे बिल्डिंग को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद जो उसके फ्रेगमेंट पत्थर होते हैं उनको मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्रम चल रहा है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें आप समझने की कोशिश करिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हुई थी। अब इसी क्रम में कई जगह पर, मतलब कंट्री शहर में भी और कंट्री साइड में दोनों जगहों पर
बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे दंगे होते हैं, और क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्रेड के दाम बढ़ जाते हैं, तमाम सारी जो जरूरत की चीजें होती हैं उनके दाम बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो जाती है, बढ़ जाता है। तो दाम बढ़ने से लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, और तब लोग फिर कोशिश करते हैं कि ये जो किंग है, जब तक इसको हम हटा नहीं देंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और फिर वही कॉन्सिक्वेंस के रूप में राजा की, किंग लुइस 16 की हत्या की जाती है, और फिर वहां पर डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है। अब हम चैप्टर को धीरे धीरे क्रम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, कि फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th का मीनिंग समझ लीजिए कि जो 17 से लेके 18 के बीच का जो पीरियड होता है, इसको अगर हम टू पार्ट में डिवाइड करें तो 1700 से लेके 1750 और 1750 से लेके 1800। तो जो सेकंड पार्ट होगा इसी को लेट 18th सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लुइस 16 की, जो उस समय वहां का किंग था, और किस फैमिली से, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। बर्बन फैमिली को कैसे याद करेंगे, बर्बन एक बिस्किट आता है, उसको खाइए और याद करिए कि ये लुइस 16 फैमिली का है, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नंबर उसका 16 था, लुइस 16 किस फैमिली का, बर्बन फैमिली का। तो जब 1774 में उसने थ्रोन को असेंड किया, मतलब उसने सत्ता संभाली, तो उस समय ट्रेजरी पूरी खाली थी, क्योंकि लगातार युद्ध ही चल रहे थे, लगातार युद्ध चल रहे थे। तो एकदम ट्रेजरी खाली थी। तो उसके सामने एक समस्या थी कि कैसे हम ट्रेजरी को कंपनसेट करें, कैसे हम उसको पूरा करें। तो क्या करना था, एक ही उपाय था कि टैक्स को बढ़ाया जाए। एक और बात कर लेते हैं छोटी सी बीच में, कि जब वो 20 साल का था तो उसकी शादी जो है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, तो उसकी राजकुमारी जो थी मैरी एंटोनिटे, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। पड़ोसी कंट्री था, उसी में उनकी शादी भी हो गई थी 20 साल की एज में। अब अगर देखा जाए तो ये जो फ्रांस था उस समय जो है, अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी जिसपे ब्रिटेन का कंट्रोल था। उन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस का बहुत बड़ा रोल था। तो अब जो था ब्रिटेन जो था वो बहुत ही पुराना दुश्मन था, दोनों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बिल्कुल बनती नहीं थी। तो अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि टैक्स को बढ़ाया जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि उस समय का समाज कैसा था। समाज में 3 ग्रुप थे, पूरा समाज 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट जो स्टेट था, स्टेट कहेंगे हम इसको, तो फर्स्ट स्टेट में कौन था, क्लर्जी। क्लर्जी में कौन आता है, पादरी। जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें जो धर्मगुरु होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। तो पहला ग्रुप उनसे बना हुआ था, बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे ये, ठीक। दूसरा ग्रुप आएगा सेकंड स्टेट, नोबिलिटी, जो कुलीन वर्ग होगा, उच्च वर्ग के लोग, ये भी टैक्स से एकदम इनको प्रिविलेज मिला रहेगा, ये भी टैक्स नहीं देंगे। जो थर्ड ग्रुप आता है इसमें कितने लोग होंगे, ध्यान से सुनिए, आंसर राइटिंग में आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या, बिग बिजनेसमैन, ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होंगे, मर्चेंट व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स राजा के दरबारी, लॉयर्स इट्सेट्रा। फिर पीसेंट किसान, आर्टिसंस कारीगर, स्मॉल पीसेंट छोटे किसान, लैंडलेस लेबर मजदूर, और लास्ट में आता है सर्वेंट, जो नौकर होते थे। इन सबको थर्ड स्टेट में शामिल किया गया था, और यही टैक्स पेयर ग्रुप था, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो पूरी इस तरह के ग्रुप में उस समय बटी हुई थी, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। तो इस अब ये सोसाइटी आप अच्छे से कि उस समय की सोसाइटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इस पूरे तीनों ग्रुप को दिखाएंगे, और इस चार्ट की मदद से या एक्सप्लेन करके आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसको आप आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 2 टर्म को पहले समझ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओल्ड रिजीम, अभी जब आप चैप्टर को आप रीड करेंगे बेटा, तो एक वर्ड आएगा ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम क्या होता है,
ओल्ड रिजीम मीन्स होता है द टर्म यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। जब रिवोल्ट हुआ था, जो उससे पहले का जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता था फ्रांस में, ओल्ड रिजीम। ठीक है, ये वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड आएगा आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ऐसी सिचुएशन जब लोगों को जरूरी, एकदम से जो जरूरी बेसिक नीड है वो भी फुलफिल ना हो पाए, ऐसी ऐसे टाइम पीरियड को कहा जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। तो जो उस समय का समाज था, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन के आसपास थी, वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए 1789 आते आते 28 मिलियन के आसपास बढ़ गई। तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन प्राइस हाइक की वजह से लोग उन चीजों को अच्छे से मतलब अपने लिए खरीद नहीं पा रहे थे। उसके पीछे कारण क्या था कि जहां पर भी वो एज अ वर्कर काम कर रहे थे, तो उनके जो ओनर थे, मालिक थे, उन्होंने उनके जो सैलरी थी उसको तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया, लेकिन यहाँ प्राइस हाइक का वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि जो रिच था और जो पुअर था, इन दोनों के बीच में जो गैप था वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गरीब एकदम गरीब होते जा रहा था, अमीर अमीर होते जा रहा था। ये भी समस्या थी। तीसरी समस्या ये थी कि जब कभी ड्रॉट की समस्या हो जाए या कभी हार्वेस्ट फसलें खराब हो जाती थी, तो उस समय और ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो इन सारी चीजों से उस समय का 18वीं सेंचुरी का जो फ्रांस का समाज था, वो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। सोचिए कि रिवॉल्यूशन किसी एक दिन, किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता है। ये एक लंबे समय से आ रही प्रॉब्लम्स को फेस करते करते लोग जब थक जाते हैं, तब रिवोल्ट के लिए उठ खड़े होते हैं। जब आप भारत की आजादी के बारे में पढ़ेंगे, तब ऐसे भारत को भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे 1857 में भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो एक दिन की घटना का परिणाम नहीं होता है। किसी राजा के खिलाफ, किसी पूरी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना एक दिन का परिणाम नहीं होता है। एक लंबा चेन ऑफ इवेंट होता है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप सोसाइटी को समझ रहे हैं कि 3 पार्ट में सोसाइटी थी। जो पहले दोनों थे उनको प्रिविलेज मिला हुआ था, नोबिलिटी को और क्लर्जी को। प्रिविलेज क्या होता है? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, पैदा होने, अच्छी फैमिली में पैदा हो गए और उनको अधिकार मिल गया सारी चीजों को आराम से इंजॉय करने का, सारे अधिकार उनके पास थे। लेकिन जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेट के लोगों का 90% फॉर्म करता था पॉपुलेशन को, लेकिन सारा टैक्स का बर्डन इन्हीं के ऊपर था। 10% जो लोग थे वो सारे मजे लेते थे, लेकिन टैक्स का कोई लोड नहीं था उनके ऊपर। तो इस तरह का समाज बिखरा हुआ था फ्रांस में। तो रिवॉल्यूशन तो होना ही था। तो धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब तक थर्ड स्टेट के लोग जो है, किसान, मजदूर, बढ़ते हुए टैक्स का विरोध कर रहे थे, तब तक कोई भी बहुत ज्यादा सोशल या इकोनॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास उतने अच्छे आइडियाज नहीं थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कमजोर विरोध हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो थर्ड स्टेट था, इसमें एंट्री होती है, लॉयर्स की एंट्री होती है, इसमें एंट्री होती है बिजनेसमैन की, इसमें ट्रेडर्स की एंट्री होती है। जब ये ट्रेडर, मर्चेंट और लॉयर जब इसमें धीरे धीरे अपने आप को वो मजबूत करते हैं, एजुकेशन के थ्रू, ओवरसीज ट्रेड के थ्रू वो अपने आप को जब मजबूत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी विचारधारा और आइडियाज के आने से क्या होता है कि ये जो क्लास था थर्ड स्टेट, धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और एज अ मिडिल क्लास के रूप में ये इमर्ज होकर सामने आता है। मिडिल क्लास इसको कहा जाने लगता है। और ये मिडिल क्लास, इसके पास अच्छे आइडियाज थे, इन्होंने विरोध का तरीका इन्होंने चेंज किया। और ये मिडिल क्लास मानता था, क्या मानता था कि ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। किसी भी व्यक्ति को बर्थ के आधार पर बिल्कुल भी विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मानना था मिडिल क्लास का। फिर उन्होंने किस चीज का और विरोध किया? रादर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और किसी भी व्यक्ति की जो सोसाइटी में जो भी पावर होगी, इज्जत होगी, वो उसके मेरिट पे होना चाहिए, उसके विशेषाधिकार पे नहीं होना चाहिए।
ये फिलॉसफी आने के बाद, इस तरह की विचारधारा आने के बाद मिडिल क्लास धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। अब इसका समर्थन करते हैं उस समय के जो फिलोसफर होते हैं, जॉन लॉक एंड जीन रूसो, जैकस रूसो। इन दोनों फिलोसफर ने क्या किया, इन लोगों की विचारधाराओं को प्रमोट किया, सपोर्ट किया, और उन्होंने क्या कहा, फ्रीडम एंड इक्वल लॉ की बात करी। फिलॉसफी क्या थी, फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, इक्वल लॉ सबको मिलना चाहिए। अब मोनार्की जैसी चीजें अब खत्म होने के कगार पे थी, और ये विचारधाराएं सामने आ रही थी कि फ्रीडम सबको मिले, इक्वल लॉ मिले, और क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। ये फिलॉसफी उस समय की सोसाइटी में चल रहा था, और इन दोनों फिलॉसफर का खूब सारा समाज को सपोर्ट था। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप समझते जा रहे हैं कि कैसे, मतलब 1789 जो टाइम था, कैसे एक बार की रिवोल्ट नहीं हो जाता, उसके पीछे एक लंबा चेन ऑफ इवेंट रिस्पॉन्सिबल था। क्यों लोग उग्र हो जाते हैं अपने राजा के प्रति, क्यों शस्त्र उठाने को मजबूर हो जाते हैं, और क्यों उस मोनार्क को लास्ट में क्या कर देते हैं, हत्या ही हो जाती है, फ्रांस से पूरा खत्म हो जाता है मोनार्की। उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन के रूप में भी आपको ये समझाते जा रहा हूं कि कैसे आप मिडिल क्लास मैंने लिख दिया, आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस बता दिया, आपको जो भी टर्म आ रहे हैं, ओल्ड रिजीम क्या था वो बता दिया। तो इन सारी चीजों को अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए, और बेहतर होगा बेटा कि आप इन चीजों को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो, अगर मुझसे और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर डालिए, ताकि मैं अपनी टीचिंग को और ज्यादा अच्छा बना सकूं। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से सोशल स्टडीज को समझा सकूं, ताकि उनकी प्रिपरेशन जो है, अगर वो कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो तो उनकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि उनको बहुत परेशान ना हो, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर रहे, और उस समय के सिलेबस को अच्छे से रिवीजन करके, अच्छे से तैयार करके सीधे वो एग्जाम में अपीयर हो जाए। ठीक है, तो कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज की मेरी जिम्मेदारी है। बस आप थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर पुराने समय की बात की जाए तो उस समय राजा को देवता के तुल्य माना जाता था, डिवाइन पावर की बात की जाती थी, और राजा के हाथ में एब्सोल्यूट पावर होती थी। इस चीज को जो है अपने बुक में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने मानने से मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सारी शक्तियां सिर्फ राजा के एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होनी चाहिए, ये कोई बात नहीं। इस विचारधारा को रूसो ने और आगे बढ़ाया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने जागरूक किया कि हाँ ये कोई बात नहीं है, जनता के हाथ में भी तो शक्तियां होनी चाहिए, जनता से हो कि सरकार का रुख तय होना चाहिए, सरकार नहीं तो कोई चीज तय करेगी, जनता तय करनी चाहिए। उसके बाद एक और फिलोसफर आते हैं उस समय फ्रांस में, जिनका नाम रहता है मोंटेस्क्यू। उनकी बुक आई द स्पिरिट ऑफ द लॉ बुक, और उनके राइटर के नेम आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। इसको इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप इन की पॉइंट को जरूर आप अपने आंसर में मेंशन करिए। तो उसमें उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट प्रपोजल दिया, क्या दिया कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें लेजिस्लेटिव होना चाहिए, उसके साथ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया। तो ये सारी चीजें जो फिलोसफर थी उस समय के, जो फिलोसफर थे उस समय के समाज को जागरूक कर रहे थे, अवेयर करने का काम कर रहे थे, अपने बुक्स में इन बातों की चर्चा कर रहे थे, जो धीरे धीरे पब्लिक तक बातें पहुंच रही थी। कॉफी हाउसेस में ये बातें, सैलून में चर्चा का विषय थी, न्यूज हेडिंग्स बन रही थी। अब उसी समय क्या होता है कि जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज होती थी उनको आजादी मिल जाती है, और आजादी मिलने के बाद अमेरिका ने तुरंत इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया, और वहां पर लोगों के अधिकार की बात की गई, गारंटी दी गई उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिविजुअल राइट, इसकी गारंटी दी गई। इस बात से और प्रेरणा मिली फ्रांस के फिलोसफर्स को, और ये बातें बहुत तेजी से जो लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं भी थे उनके पास तक ये बातें पहुंचने लगी। उसी समय वही वो पॉइंट था जब लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया, और टैक्स बढ़ाते ही लोगों को ये जो चीजें थी वो ट्रिगर का काम करती हैं उनके गुस्से को बढ़ाने के लिए, और
ये जो विद्रोह का टाइम यहीं से स्टार्ट होता है। समझ पा रहे हैं, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे अच्छे तरीके से आप लोग। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी चीजों को सही तरीके से आपको जो मेन पॉइंट है उसको समझाते चल रहा हूं। ठीक है बेटा, ओके। इस चैप्टर का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब अपने जो ट्रेजरी खाली ट्रेजरी थी उसको कंपनसेट करने के लिए जब लुइस 16 ने सॉरी टैक्स को बढ़ाना चाहा, तो ये तो आसान नहीं था उनके लिए, अकेले उनका डिसीजन नहीं था ये। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय करना होता था कि स्टेट जनरल के साथ एक मीटिंग बुलानी होती थी। अब स्टेट जनरल क्या होता है उसको आप देख लीजिए। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट के मेंबर जाते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उससे स्टेट जनरल पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म होती थी। मीटिंग को बुलाया गया। अब मीटिंग को बुलाने से क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और थर्ड स्टेट ने 600 अपने मेंबर्स को उसमें भेजा पार्टिसिपेशन के लिए। अब उससे पहले हमको यह भी जान लेना होता है कि जो लास्ट इस तरह की मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, उसके बाद से कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी स्टेट जनरल के साथ में। अब जो है ये जो मीटिंग अभी बुलाई गई लुइस 16 के द्वारा वो 5 मई 1789 को बुलाई गई। वर्सेलिस के हॉल में इसका बाकायदे पूरी अरेंजमेंट किया गया जिसमें तीनों स्टेट के मेंबर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे पार्टिसिपेशन के लिए। अब उस समय की व्यवस्था यह थी कि जो स्टेट होते थे उनको एज अ होल मान के वोटिंग राइट में एक माना जाता था। इस बार भी लुइस 16 ने वही पुराना ही ढांचा जो था उसको अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने इसको मना कर दिया, डिनाई किया कि नहीं, इस बार होना यह चाहिए कि ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, प्रत्येक व्यक्ति का अपना वोटिंग राइट होना चाहिए। इस विचारधारा का समर्थन मिलता है उस समय के जो फिलासफर थे रूसो, उनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे इस विचारधारा को समर्थन मिलता है। तो ये बुक और उसके राइटर का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, यहीं से डेमोक्रेसी और इसके सिद्धांत को आगे प्रमोशन मिलता है। वो जो मीटिंग चल रही थी उसमें पीसेंट को, आर्टिसंस को और वीमेन की एंट्री बैन थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने जो इनके जो डिमांड थे, इनके जो ग्रीवेंसेस थे, इनको 40,000 लेटर के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव से भेजा था। अब वहां जाके थर्ड स्टेट ने डिमांड कर दी कि ईच पर्सन वुड हैव 1 वोट, ये चाहिए, लेकिन जो किंग था वो इसके लिए एग्री नहीं होता था हुआ, क्योंकि इनकी संख्या जो थी वो काफी ज्यादा थी। तो जब एग्री नहीं हुआ तो इन्होंने बायकाट करने के लिए एज अ सिंबल, बायकाट का सिंबल दिखाते हुए प्रोटेस्ट किया और वहां से मीटिंग से बायकाट कर लेते हैं। समझ रहे हैं इस टॉपिक को आप अच्छे से? तो ये घटना जो थी ये वर्सेलिस के हॉल में संपन्न हुई थी। स्टेट जनरल के साथ ये मीटिंग होनी थी, लेकिन थर्ड स्टेट ने इसको बायकाट कर दिया था। थर्ड स्टेट के मेंबर 20 जून को वर्सेलिस के ग्राउंड में फिर से जाके इकट्ठा होते हैं। वहां पर वो रिप्रेजेंटेटिव जितने भी थे थर्ड स्टेट के वो सब इकट्ठा होते हैं और इस चीज के लिए वो प्रण लेते हैं कि हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं ड्राफ्ट कर दिया जाता है और मोनार्क की पावर को लिमिटेड नहीं कर दिया जाता है। उन्होंने ये डिमांड रखी कि तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं इस ग्राउंड से, और अपने आप को एज अ नेशनल असेंबली उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इस पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसको लीड करने वाले 2 लोग थे, एक तो थे मीराबियू और दूसरे थे अबिसियस। ये दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके भी मन में था कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स को इनके राइट मिलने चाहिए। इस वजह से ये दोनों लोग थर्ड स्टेट के लीडर के रूप में अपने आप को वहां पर रख रहे थे। ठीक है, जब नेशनल असेंबली बिजी थी
कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। उसी समय वही वो समय था जब बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड का टाइम था और जिसकी वजह से फसलें बहुत ज्यादा खराब हो गई। फसलों के खराब होने का परिणाम यह हुआ कि प्राइस हाइक का सामना करना पड़ा लोगों को। ब्रेड की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा, बहुत वेट करना पड़ा। फिर लोगों ने क्या किया कि जहां जहां उन्होंने सामान देखा उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और इससे पूरी व्यवस्था जो थी वो तहस नहस होने लगी। तो फिर फाइनली जो है 14 जुलाई को किंग ने ऑर्डर दिया अपनी ट्रूप्स को कि पेरिस में वो अटैक करें। और ये र्यूमर जो है कंट्री साइड में भी बहुत तेजी से फैल जाता है, जगह जगह दंगे, राइट्स, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है उस समय। और ये सारी चीजें लगभग 15 से 20 दिन तक रहती हैं। फिर लास्ट में किंग ने 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को मान्यता दी, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया और जो भी क्लर्जी थी उनको अपना प्रिविलेज खत्म करने का और जो टैक्स के रूप में टिथ था उसको खत्म करने का उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, हम इन सारी चीजों को खत्म कर रहे हैं और अब हम नेशनल असेंबली को मान्यता देंगे, हमारी पावर भी लिमिटेड हो जाएंगी, अब हम अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, नेशनल असेंबली को हम मान्यता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है रिवोल्यूशन का, जो पूरा आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन था, इसको हमने अच्छे से समझा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। मोनार्क मींस जो किंग था उसको कंट्रोल किया गया, उसकी पावर को लिमिटेड किया गया। जो नेशनल असेंबली थी उसने अपना कंप्लीट कर लिया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था, उसने 1791 में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। उनका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का? उनका उद्देश्य था, एक मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, मतलब राजा की शक्तियों को कंट्रोल करना। ठीक, अब क्या हो गया, जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी, मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो सत्ता का पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अभी क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हम लेजिस्लेटिव को समझें तो इसमें नेशनल असेंबली थी जो कानून बनाने का काम करती थी। आज भी जो आज का आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी का है, अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जब मैं सिविक्स पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें उस चैप्टर में, उस टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आपको यहां समझना जरूरी है कि देखिए फ्रांस का रेवोल्यूशन, मतलब 200-250 साल पहले ये चीजें जब अस्तित्व में आई, वो धीरे धीरे करके इंडिया में 1947 की जब फ्रीडम हमारे कंट्री को मिली तब ये चीजें अडॉप्ट की गई। लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली, एग्जीक्यूटिव में किंग प्लस मिनिस्टर्स। आज भी वैसे ही है कि प्रेसिडेंट प्लस मिनिस्टर मिलके एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, अभी तब भी वैसे था, मतलब उस समय से इसको लिया गया। लास्ट में जुडिशरी, जिसमें जजेस होते थे, वो डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। जो भी उनके सामने पक्ष विपक्ष रखा जाता था तो उसको उस समय की प्रेजेंट सिचुएशन को देख के वो अपने डिसीजन दिया करते थे। तो इस तरह से राजा की शक्तियों को इन सारी चीजों में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या हो गया, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा को कंट्रोल कर लिया गया। जैसे प्रेसिडेंट के हाथ जो है कैबिनेट बांध के रखती है, वही करता है प्रेसिडेंट जो कैबिनेट कहती है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। तो वैसे ही अब जो है मोनार्की क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल। जो भी डिसीजन होंगे इनकी मर्जी से ही लिए जाएंगे। टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये टॉपिक अभी अच्छे से चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, जो नेशनल असेंबली थी उसके जो टोटल मेंबर थे वो लगभग 745 थे, लेकिन ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। ये रिप्रेजेंटेटिव जो थे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनको इलेक्टर्स जो होते थे वो इलेक्ट करते थे और इलेक्ट्स का चुनाव करती थी सामान्य जनता। अब उस समय भी लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट उन व्यक्तियों को था, दो तरह के लोग थे, एक्टिव वोटर और पैसिव वोटर। एक्टिव मेंबर वो थे जो 25 साल की एज कंप्लीट कर लें, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि वो टैक्स पेयर हो, और टैक्स कितना पे करना था, किसी भी लेबर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है तो उसे एक्टिव वोटर माना जाता था। बाकी सारे लोग जो थे, महिलाएं, बच्चे और 25 ईयर से नीचे के जितने भी लोग थे वो सब क्या थे, पैसिव वोटर थे। ये क्राइटेरिया था और सबको वोटिंग राइट नहीं था।
समझ रहे हैं अच्छे से? तो वोटिंग राइट जब लोगों को मिला तो उस असेंबली ने जो है अपना काम शुरू किया। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स। उस असेंबली ने लोगों को राइट दिया। कौन कौन से राइट दिए? कि राइट टू लाइफ दिया, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, बोलने की स्वतंत्रता दिया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिली, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सारे लोग बराबर थे। ये ऐसे राइट थे जो नेचुरल थे और इनएलिनिएबल थे, इनको हटाया नहीं जा सकता, बाय बर्थ सबको दिया जाएगा। ऐसा कानून उन्होंने बनाया और राज्य की ये जिम्मेदारी सौंपी कि ये इस बात का ख्याल रखे कि ये सारे अधिकार सभी लोगों को मिले। तो इस तरह की चीजें फ्रांस में हुई, तब जाके धीरे धीरे डेमोक्रेसी चारों तरफ स्प्रेड होती है। आज देखिए जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल 12 या 13 से लेके 35 तक आपको फंडामेंटल राइट ही मिलेंगे। उसमें ये सारे राइट बारी बारी से आप बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहीं पर फिनिश हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉइंट नंबर 3, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो हम अभी इस चैप्टर का जो है थर्ड पॉइंट लेने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मोनार्की खत्म हो जाती है और फ्रांस एक रिपब्लिक के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो जो किंग था लुइस 16, उसने नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन उसकी जो बात थी, जो अपने पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज थी लाइक दैट ऑस्ट्रिया एंड प्रसा और यूरोप की जो भी और कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज थे फ्रांस के, उनके साथ उसका नेगोशिएशन चल रहा था। एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे वो लोग। जो फ्रांस में ये डेवलपमेंट तेजी से गतिविधियां घटित हो रही थी, जिसमें लोग इतने ज्यादा अवेयर हो रहे थे मोनार्की के खिलाफ, इससे पड़ोसी राज्य भी, कंट्रीज भी बहुत ज्यादा चिंतित थे। उनका कंसर्न बढ़ रहा था कैसे इसको रोका जाए। तो इसी बीच में नेशनल असेंबली ने क्या किया कि 1792 में द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया कि ऑस्ट्रिया और प्रसा को अपना एनिमी माना और उन्होंने इनके खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। हजारों थाउजेंड युवक जो है इसमें अपनी वॉलंटियर के रूप में इस वार में सम्मिलित होते हैं। और एक उस समय मर्सेलिस का एक पैट्रियाटिक सॉन्ग बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी बनता है, तो जिसको कंपोज किया था रोजर डी आइसल ने, और ये बहुत ही उस समय का फेमस पैट्रियाटिक सॉन्ग था। ठीक है, जब घर के ज्यादातर मेल जो थे वो वार में एंगेज थे, बहुत ज्यादा बाहर थे, और तो घर को चलाने की जो जिम्मेदारी थी उस समय महिलाओं के ऊपर थी। तो ये सिचुएशन चल रही थी, महिलाओं को जीविका चलाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, और किसी भी तरह से अपने घरों को चलाना पड़ रहा था। उसी समय पर फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, जिसमें लोग जाके प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमको अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जाए। तो जैकोबिन जो था उस समय के फ्रांस के पॉपुलर सेंट थे, जिन सेंट जैकब, उनके नाम से जैकोबिन क्लब्स फॉर्म किए गए थे, जो उस समय की गतिविधियों के मेन सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, ये जो जैकोबिन क्लब्स थे, इसमें लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मेंबर इसमें मेन रोल प्ले कर रहे थे। कौन कौन से लोग थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, सर्वेंट थे, ये लोग इसके मेंबर थे जैकोबिन क्लब्स के। और इनके लीडर जो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो थे, इनके लीडर थे। अब इन्होंने एज अ सिंबल जो है जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हुआ करते थे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट पहननी शुरू कर दी, जो कि उस समय के डॉक वर्कर पहना करते थे। और ये जो थे नोबल्स के अगेंस्ट था ये, क्योंकि वो नी ब्रीचेस यूज करते थे। तो बाद में इन्हीं मेंबर्स को, जैकोबिन क्लब के मेंबर को क्या कहा गया? सैंट क्लूटेस कहा गया। क्यों कहा गया? दी जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सैंस क्लूटेस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। और यही जो सैंट क्लूटेस थे बाद में रेड कैप भी लगाने लगते हैं, जो लिबर्टी का एक सिंबल बन जाता है।
समझ रहे हैं कि कैसे चीजों को सिंबलाइज किया जाता है। आप इसमें तमाम सारे ब्रोकन चेन को या इस तरह की तमाम सारी सिंबल को भी पढ़ेंगे कि उस समय लोग कैसे कैसे राजा के खिलाफ एकत्रित हो रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे एज अ मतलब संगठन के रूप में, और कैसे कैसे उन्होंने मतलब सिंबलाइज किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और कैसे राजा के खिलाफ खड़े होकर पूरी सत्ता को चैलेंज करते हैं। बहुत बड़ी बात है। 1792 में जैकोबिन मेंबर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा, जब हाई प्राइस हो रहा था तो उस समय बहुत ही ज्यादा उन्होंने एक प्लानिंग करी और सीधे जो है राजा के महल पहुंचकर उनके गार्ड की हत्या कर देते हैं और किंग को क्या है होस्टेज बना लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है और पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, मतलब जेल में डाल दिया जाता है। और उस समय डिसीजन लिया जाता है कि बिना किसी वेल्थ के, रिगार्डलेस ऑफ एनी वेल्थ, किसी भी मेंबर को, जो भी 21 साल का मेंबर होगा, सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें उस समय होती हैं। जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको कन्वेंशन कहा गया। डेफिनेशन देख सकते हैं आप। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन 21 September 1792. It abolishes the monarchy and declared France as a republic. तो न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी उसने 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, पूरी तरह से फिनिश कर दिया और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द कंट्री। मतलब किसी भी राष्ट्र के मुखिया से लेके जो भी सरकार बनती है उसको सीधे जनता चुनती है। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिपब्लिक कहा जाता है, जहां जनता का पूरा पार्टिसिपेशन होता है सरकार के चलाने में। ठीक है, तो जनता अपने मुखिया का चुनाव करती है, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिपब्लिक कहा जाता है। फिर बाद में 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली लुइस 16 को फांसी की सजा दी गई और कुछ समय बाद जो क्वीन एंटोनीटे थी उनको भी यही सजा दी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट भी अभी फिनिश हो रहा है। ठीक है बेटा, जो टाइम था 1793 94 मतलब किंग के हत्या के बाद जो टाइम था उस पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से, इस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था रॉबेस्पियरे, उसने उस टाइम को क्या किया कि सीवियर कंट्रोल से उसने हैंडल करने की कोशिश करी और उन सभी व्यक्तियों को उसने एनिमी माना जो उसके मेथड से एग्री नहीं करते थे, चाहे वो क्लर्जी के मेंबर हो या नोबेलिटी हो या उसकी खुद की पार्टी के मेंबर। अगर उसके मेथड से जो भी असहमत था सबको उसने जेल में डाला और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया तो उनको गुलेटिन किया जाता था। उस समय का एक सजा देने की उनकी टेक्निक थी, जो डॉक्टर गुलेटिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। द गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड। दो पोल के बीच में ब्लेड लगी होती थी और उसमें व्यक्ति को सजा दी जाती थी जिसमें उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। तो रॉबेस्पियरे का ये मेथड उस समय चल रहा था और उस पूरे टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर के डर का माहौल बना हुआ था। रॉबेस्पियरे की गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि उसने मीट को और ब्रेड को राशन की दुकानों से देना शुरू कर दिया और पेशेंट के ऊपर ये फोर्स मतलब दबाव बनाया कि वो अपने अपने ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को ले जाके शहरों में बेचे। इस तरह से बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बनने लगा और जो उनकी खुद की पार्टी के मेंबर थे वो भी मॉडरेशन की अपील करने लगे। चर्चेज को बंद कर दिया गया और उसको ऑफिसर बैरक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। चीजें इतनी ज्यादा हौच पौच वाली हो गई कि एकदम सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। बाद में कोर्ट ने उनको, रॉबेस्पियरे को ही गिल्टी पाया और क्या किया कि जुलाई 1794 में उनको भी गुलेटिन के लिए एलिजिबल माना गया और बाद में उनको भी वही सेम पनिशमेंट मिली जो उन्होंने पहले लोगों को दिया था। ठीक है, तो रॉबेस्पियरे की डेथ के बाद जो होता है, जो जैकोबिन क्लब जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। अब जो है, जो वेल्दियर
मिडिल क्लास सोसाइटी थी उसको पावर कंट्रोल करने का, सत्ता को कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। और उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें जो है 5 मेंबर्स की काउंसिल थी जो कंट्रोलिंग कर रहा था। इसको मतलब ऐसे लिया जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। उन्होंने 5 मेंबर की बॉडी बनाई थी, लेकिन ये जो बॉडी थी इनका आपस में तो अलगाव था ही, इनका जो है लेजिस्लेचर काउंसिल के साथ भी लगातार क्लैश हो रहा था। ऐसी स्थिति थी कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन जो है फ्रांस में बनी हुई थी। ये मौका था कि किसी जो है मिलिट्री कमांडर को पूरा कंट्रोल करने का, तभी जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और वो पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल में लेता है। लेकिन उस समय जो भी घटनाएं हुई हैं 1789 से लेके अब तक, रेन ऑफ टेरर के जो बीच का पीरियड था, जिसमें आप फ्रीडम की बात को देखेंगे, इक्वलिटी की बात को देखेंगे और फ्रेटर्निटी की बात को देखेंगे, ये जो चीजें थी इन्होंने मतलब आने वाले समय में पूरे यूरोप को, सिर्फ फ्रांस नहीं पूरे यूरोप को इंस्पिरेशन दिया, मोटिवेट किया कि इस तरह के तमाम सारे रिवोल्ट वहां पर हुए। बाद में मतलब मोनार्की को इसी तरह से खत्म किया गया और ये सब उस समय के इंस्पायरिंग मोटिवेशनल थॉट स्लोगन के रूप में वहां पर काम किए। ठीक है बेटा, ये टॉपिक यहाँ पर लगभग आधा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4 वो स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का 4th टॉपिक जो है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। हम इस बात को एग्जामिन करने जा रहे हैं कि क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान महिलाओं का क्या रोल था। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि कोई भी आंदोलन रहा हो उसमें महिलाओं का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। उनकी उपस्थिति को हम कहीं से भी नकार नहीं सकते हैं। वो उस दौरान भी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी और जो भी उनसे बन पड़ रहा उस तरह से वो सहयोग कर रही थी। घर को संभालने का काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, उसके साथ साथ वो रिवोल्यूशनरीज को भी काफी सपोर्ट कर रही थी। उनके बिना वो मूवमेंट पूरा अधूरा था। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी उस समय की महिलाएं, क्योंकि उस समय जो रिच लोग थे वही अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट तक भेजते थे और उन्हीं को शिक्षा मिल पाती थी। लेकिन जो बच्चियां पढ़ी लिखी थी या नहीं थी, वो सारे लोग जो है अपने स्तर पर बहुत ही अच्छे से घर को संभालने का काम, खाना बनाने का और पानी भरने का काम, ब्रेड के लिए लाइन लगाने का काम और छोटे बच्चों के केयरिंग का काम वो बहुत ही अच्छे से कर रही थी। बाकी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 2 लाइन इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं। वुमेन मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। जीविका के लिए कोशिश कर रही थी। दे वर्क एज सीमट्रेसेस ऑफ द लॉन्ड्रेसेस, सोल फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये सारी चीजें बेचने का काम भी वो कर रही थी। अपने लेवल पर जो भी उनसे बन पड़ रहा था वो सारी चीजें वो कर रही थी। मतलब कुल मिला के अगर हम एक सेंटेंस इसके लिए यूज करें तो उनके बिना ये पूरा आंदोलन अधूरा था। अपने लेवल पर बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश करी। तो विमेन ने क्या किया कि अपनी वॉइसेस रेज करने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर भी शुरू किए उन्होंने, जिससे कि वो अपनी बात जो है पूरे कंट्री तक पहुंचा सके। उन्होंने अपने क्लब्स बनाए। उस समय अगर देखा जाए तो एक न्यूज के अकॉर्डिंग उस समय 60 क्लब्स थे जो महिलाओं के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। और इन सारी चीजों में उनकी मेन डिमांड क्या थी? One of their main demands was that women enjoy the same political right as men. वो चाहती थी कि जो भी पुरुषों को अधिकार है वो सेम अधिकार महिलाओं को भी मिले। ऐसा ना हो कि पुरुषों को दूसरे अधिकार मिले और महिलाओं को दूसरे अधिकार मिले। वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रही थी। और क्या चाहती थी? वुमेन वर डिसअपॉइंटेड। उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई। किस बात से? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to the passive citizen। अब आपको पता है कि 25 ईयर से एज जिनकी ज्यादा होती थी और जो एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे उनको एक्टिव सिटीजन माना गया था, वोटर माना गया था। और बाकी सबको, महिलाओं को, बच्चों को, बाकी लोगों को या 25 साल से कम एज वाले लोगों को पैसिव वोटर माना गया था। तो वो ये नहीं चाहती थी, वो भी मतलब इलेक्शन का पार्ट बनना चाहती थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। वो चाहती थी कि हमको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, जिससे कि वो पार्लियामेंट को फॉर्म करने का पार्ट बन सके और पॉलिटिकल ऑफिस में भी उनको पोजीशन चाहिए थी। तो इस वजह से वो अपने वोटिंग राइट की डिमांड लगातार किए जा रही थी।
तो जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफी सारा प्रोत्साहन भी दिया विमेंस को। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूलिंग को कंपलसरी बनाया गया। कोई भी पिता अपनी बच्ची की मर्जी के बिना उसकी शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। अब उसके बाद क्या किया, डिवोर्स वाज मेड लीगल, शादियों को रजिस्टर कराया जाने लगा और डिवोर्स को दोनों पक्ष के लोग अपील कर सकते थे इसके लिए, और ये चीजों को बहुत ही आसान बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो है रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ये सारी चीजें महिलाओं के हक में हुई थी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, इस तरह की छूट दी गई थी। लेकिन उसके बाद टाइम आता है रेन ऑफ टेरर का, 1793-94 का जब पीरियड आता है, उस समय फिर वही सारी चीजें हो जाती हैं, जब जितने भी क्लब थे उनको बैन कर दिया जाता है, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन कर दिया जाता है, और तमाम सारी एक्टिविस्ट महिलाओं को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उनको फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि अगले 200 सालों तक विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस, महिलाओं के अधिकार का ये जो मूवमेंट था और बराबरी का जो मूवमेंट था, ये अगले 200 सालों तक, नेक्स्ट 200 इयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लगातार ये चलता रहा। तो बहुत ही लंबी लड़ाई उनको अपने हक के लिए लड़नी पड़ी, तब जाके उनको वोटिंग राइट मिलता है। और फाइनली फ्रांस में जाके इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। तब जाके आप सोचिए कि हम बात कर रहे थे 1789 की, जब वहां क्रांति हुई थी, और महिलाएं उसके बाद से लगातार वो अपने आप को एकदम से इस मूवमेंट में लगा के रखी हुई थी। पूरा सेंचुरी, 2 सेंचुरी बीत गई, तब जाके कहीं जाके उनको 1946 में वोटिंग राइट मिलता है। तो मतलब नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका प्रयास जो है वो असफल नहीं गया, धीरे धीरे करके लेकिन बाद में मिला। आज महिलाओं की सिचुएशन आप देख सकते हैं और काफी बेहतर कंडीशन में आ गई है। हमारा नजरिया बदल चुका है, उन्होंने हर जॉब में अपनी सफलता पाई है और लगातार उन्होंने देश को सशक्त बनाने में अहम रोल प्ले किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अपनी तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारा 5th टॉपिक है, तो एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, अब उसमें जा रहे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के 5th पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो आपका टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जब वहां रिवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद फिनिश हुआ, किंग की हत्या हो गई, और जैकोबिन जो रिजीम थी उसने जब शासन संभाला, जैकोबिन समझ रहे हैं, जो क्लब थे उनका जो लीडर था फिर सत्ता संभालता है, तो क्या करते हैं कि जो फ्रांस था, यहाँ यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, आप मैप में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मैंने तो छोटा सा मैप बनाया। तो फ्रांस का जो है कॉलोनी थी कहां पर, कैरेबियन कंट्री में। कैरेबियन किसे कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अगर हम ईस्ट साइड में देखें तो कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसको कैरेबियन कहा जाता है। वेस्ट इंडीज का नाम आपने सुना होगा, जहां से ब्रायन लारा और क्रिस गेल जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी आते हैं, तो वही जो है कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, तो कैरेबियन कंट्री में क्या था, इसकी कॉलोनी थी फ्रांस की, और वहां से इनको सप्लाई होता था शुगर, टोबैको, इंडिगो एंड कॉफी। तो सप्लाई की जगह थी, अब वहां पर लेबर चाहिए थी प्लांटेशन के लिए। ये सब ऐसे है, टोबैको, इंडिगो और कॉफी, ये प्लांटेशन है, मतलब बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसमें लेबर चाहिए थे, सस्ते लेबर चाहिए। यूरोप से लोग जाना नहीं चाहते थे, बहुत ही ज्यादा दूरी होने की वजह से और अच्छी कंडीशन होने की वजह से, ना होने की वजह से वहां पर यूरोप के लोग जो थे वो बिल्कुल काम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। अब फ्रांस ने एक नया विकल्प तलाशा, कहां पर, अफ्रीका में। अफ्रीका के ये 2 पोर्ट सिटीज हैं, बाडेक्स और नैंटिस। फ्रांसीसी यहां से अफ्रीका पहुंचते हैं। अफ्रीका के इस बंदरगाहों में उन्होंने चिफ्टेन जो होते थे, वो लोकल जो लोग थे, उनसे उन्होंने क्या किया था, मजदूरों को सेट किया था। उनसे वहां से मजदूरों को बड़ी बड़ी शिप्स में लोड किया जाता था, बहुत ही टिपिकल सिचुएशन होती थी। और 3 महीने लंबी यात्रा के बाद इस बंदरगाह से ये कैरेबियन पहुंचते थे, और वहां जो प्लांटेशन ओनर होते थे उनको बेच दिया जाता था।
चूंकि डिमांड भी बहुत ज्यादा हो रही थी इन सारी चीजों की, शुगर की, टोबैको की, इंडिको की और कॉफी की डिमांड जो है यूरोपियन मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो ये ट्रेड के रूप में स्लेव्स का ट्रेड शुरू हो गया, जिसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के रूप में जाना जाता है, जो 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। मतलब क्या मजदूरों का व्यापार शुरू हो गया, गुलामों का व्यापार शुरू हो गया था उस समय। यहां से मजदूरों को ले जाते थे, यहां पर बेच देते थे, और वहां पर जो फसलें उगाई जाती थी उसको यूरोपियन मार्केट में अच्छे दामों पर सेल किया जा रहा था। इस तरह की चीजें चल रही थी। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें किस तरह की हो रही थी। तो सब जो रिजीम था, उन्होंने जैकोबिन रिजीम, उन्होंने इसको खत्म करने का काम किया। ठीक है, तो अब आपको ये कैरेबियन कंट्रीज के नाम याद हो जाने चाहिए जहां पर फ्रांस का उपनिवेश कॉलोनी थी। कौन कौन से थे? मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। ये 3 जो थे आइलैंड थे जहां पर फ्रांस का क्या था, कॉलोनी थी। ठीक है, वहां से ये चीजें सप्लाई होती थी। अब इस तरह फिगर बना के आप इस आंसर को लिख सकते हैं, या आप बिना फिगर बनाए आप ट्रायंगुलर के रूप में आप डिस्कस कर सकते हैं कि यूरोप, अफ्रीका और कैरेबियन कंट्री, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच वाला एरिया, वहां से ये ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। और फ्रांस के लोग जो है अफ्रीका के बारडेक्स और नैंटिस बंदरगाह से स्लेव्स का व्यापार कर रहे थे और इनको पहुंचाया जा रहा था कैरेबियन कंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने इस बात को डिस्कस किया, लेकिन जो बिजनेसमैन थे उनकी पार्टी के, उनका लॉस हो जाएगा, इस डर से वो इस प्रपोजल को पास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में जो है 1794 में ये डिसाइड किया गया कि जो भी फ्रांस के लोग हैं, चाहे फ्रांस में रह रहे हो या ओवरसीज उनके सिटीजन हो, जो मतलब समुद्र पार रह रहे हो, सबको एक बराबर देखते हुए सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। ये डिसीजन 1794 का है, जब अब अबोलिशन ऑफ स्लेवरी को अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये चीजें सिर्फ 10 साल तक ही रहती हैं, क्योंकि इसके बाद से यहां से 10 साल बाद जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का फिर शासन स्टार्ट होगा, तो उसने क्या किया कि स्लेवरी को रीइंफोर्स कर दिया, फिर से लागू कर दिया। तो ये घटनाएं क्रमिक रूप से वहां पर चल रही थी फ्रांस में। लास्ट में क्या हुआ कि जब हम फाइनली इसकी बात करेंगे तो फ्रांस से, जैसे आपने अभी देखा कि वुमेन्स राइट जाके 1946 में मिलता है, वैसे ही स्लेवरी से फ्रांस को छुटकारा जो है 1848 में फाइनली पूरी तरीके से मिल जाता है और वहां से स्लेवरी खत्म हो जाती है। तो बेटा ये टॉपिक भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 6 टॉपिक है, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें क्या कोई गवर्नमेंट आपके क्लोथ्स को बदल सकती है, क्या आपकी लैंग्वेज को चेंज कर सकती है, या एवरीडे लाइफ पे कितना इंपैक्ट डाल सकती है कोई भी गवर्नमेंट। तो जो आने वाली जो सरकार थी 1789 के बाद जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसके फॉर्म होने के बाद फ्रांस की सोसाइटी ने बहुत सारा चेंज देखा। वहां के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बहुत सारा चेंज देखा, लगातार चेंज देखा। उस समय एक रूल था, ओल्ड रिजीम की बात करते हैं, मतलब 1789 से पहले की जो गवर्नमेंट थी उसको ओल्ड रिजीम कहा जाता था। उस समय कोई भी सेंसर था, मतलब जितनी भी बुक्स थी, न्यूज़पेपर था, प्लेस था, इसके लिए किंग की परमिशन लेनी होती थी। इन ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब कोई ड्रामा करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, परमिशन लेनी होती थी। और परमिशन लेके ही तभी आप, अगर उसको परमिशन दिया जाता था किंग की तरफ से, तभी उसको आप प्ले कर सकते थे या उसको पब्लिश कर सकते थे। जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो क्या करती है, इसको एबोलिशन करती है, इसको खत्म करती है, सेंसरशिप को खत्म कर देती है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या चीजें आती हैं सामने, फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को मिलती है, एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, ये एकदम से नेचुरल राइट बना दिया जाता है। अब लोगों को आजादी थी अपने नॉवेल को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की, फ्रीडम टू स्पीच मिल गई थी। ये बातें प्रिंट होकर मैगजीन के माध्यम से, बुक्स के माध्यम तक
शहरों से कंट्री साइड तक पूरी तरह से फैल रही थी और लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, समझ पा रहे थे अच्छा फिलोसफर की क्या बातें थी, क्या बातें रिवॉल्यूशन के टाइम उन्होंने मोटिवेट किया था, क्या फ्रीडम टू स्पीच है, क्या है फ्रीडम टू लिबर्टी क्या है। तो इस तरह की सारी चीजों को लोग समझ पा रहे थे अच्छे तरीके से और इस तरह से फ्रांस का ये जो समाज था नए एरा को फेस कर रहा था। धीरे धीरे सारे लोगों को ये बातें समझ में आ रही थी और इस फ्रीडम का सभी लोग अच्छे से लुत्फ उठा पा रहे थे। अब हम लोग एकदम कंक्लूजन की कंडीशन में आ चुके हैं कि चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। अब हम लोग चैप्टर के कंक्लूजन की तरफ आ चुके हैं। हमने बारी बारी से 6 टॉपिक्स को एनालिसिस किया, डिस्कस किया और बारीकी से समझने की कोशिश करी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हुई थी। अब कंक्लूजन का पार्ट है जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को एम्परर के रूप में स्थापित करता है। वो अपने आप को फ्रांस के मॉडर्नाइजर के रूप में पेश कर रहा था और उसने कई सारे कानून भी ले आए। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कानून नेपोलियन के द्वारा लाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर ये भी एक कानून था जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। शुरू में तो वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जल्दी उसकी फोर्स से चारों तरफ फैल गई और लगातार युद्ध ही चलता रहा। तो 1815 के वाटरलू की युद्ध में उसकी हार होती है और उसका शासन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो दोनों चीजें थी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो मिले ये दोनों चीजें थी, इनको लंबे समय तक याद किया जाता रहा और बाद के रिवॉल्यूशन में भी ये दोनों क्या थी कि मुख्य मांगों के रूप में सामने आई। भारत से भी राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तमाम सारी चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश की। आपने रिवॉल्यूशन में उनका एक पार्ट बनाया और धीरे धीरे ये रिवॉल्यूशन यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। जो भी टॉपिक थे अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर बेटा आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई चीज लगे तो आप मैसेज में जरूर लिखा करिए और कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोज को शेयर करिए, उनको बताइए और सब्सक्राइब भी करिए। ये एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे पसंद करिए, कमेंट करिए तो मैं आपके लिए कुछ और ज्यादा अच्छा बेहतर कर सकूं। यही मेरी आप लोगों से कमिटमेंट है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।